नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान विलयन सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या देखेंगे हम? तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो हम आज देखेंगे इस लेक्चर में तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए क्या होता है, मान लो जो विलायक होता है, जैसे मान लो पानी, ठीक है, तो विलायक जो पानी है उसके अंदर हम अवाष्पशील विलेय यदि मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय यानी यदि हम शक्कर नमक को मिला देते हैं, शक्कर या नमक को यदि हम अवाष्पशील विलेय को विलायक पानी के अंदर मिला देते हैं तो क्या होता है कि उससे पानी जो विलायक के गुणधर्मों को बदला जा सकता है। ठीक है, यानी हम विलायक के गुणधर्मों को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या डालकर? अवाष्पशील विलेय डालकर। ठीक है, जैसे शक्कर और नमक को डालकर हम उसके विलायक के गुणधर्मों को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके गुणधर्मों को बदल सकते हैं। तो ये जो विलेय होते हैं, कोई कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो कि उस विलेय की जो है अणु संख्या पे निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पे निर्भर करते हैं? उसकी अणु संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, यानी कितनी मात्रा में मिला रहे इस पे निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी विलयनों के ऐसे गुण जो विलेय के, यानी हम क्या कह सकते हैं? विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय अणु या आयन विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय अणु आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? यानी विलेय अणु आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे विलयन जो होते हैं उनको बोलते हैं, ऐसे विलयन जो होते हैं उनके कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे विलयनों के कुछ क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या होते हैं उनके अणुसंख्यक गुणधर्म। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। पहला होता है आंशिक दाब में अवनमन। आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, क्या होगा? आंशिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, दूसरा होगा क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। चौथा है परासरण दाब। ठीक है, तो ये होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। आंशिक वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी कमी। ठीक है, क्या होता है? कमी। वाष्प दाब में कमी। क्वथनांक का उन्नयन यानी वृद्धि कह सकते हैं हम उसको। क्या कह सकते हैं? वृद्धि। ठीक है, तो कमी वृद्धि की बात हो रही है। हिमांक में अवनमन यानी वही कमी, और परासरण दाब। ठीक है, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से विलयनों के गुणधर्म प्रभावित होते हैं। क्या डालने पर? अवाष्पशील विलेय यानी नमक शक्कर डालने पर ये गुण कैसे प्रभावित होते हैं, एक एक करके हमको 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आंशिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आंशिक वाष्प दाब में अवनमन। आंशिक वाष्प दाब में अवनमन, आंशिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है कि इस प्रकार के विलयन में, ठीक है,
क्या होता है जब हम विलयन में विलेय को मिला, जो विलायक है उसमें विलेय को डाला जाता है, अवाष्पशील विलेय को डाला जाता है, एक वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को डाला जाता है, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी यदि हम इस प्रकार के विलयन की बात करें तो इसमें जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब जो होता है पीएस, ठीक है, वो जो कि विलायक के वाष्प दाब ही होता है, क्योंकि यदि आप देखो विलायक की सतह पर, यदि विलयन की सतह पर देखो तो सिर्फ वाष्प दाब किसके कारण होगा, विलायक के अणुओं के कारण, क्योंकि विलेय के अणु तो क्या होंगे, अवाष्पशील है, इसलिए उनके कारण तो कोई वाष्प दाब बनेगा नहीं। वाष्प दाब किसके कारण बनेगा, वाष्प दाब बनेगा विलायक के अणुओं के कारण। किसके कारण, विलायक, ठीक है, तो विलायक के अणुओं के कारण वाष्प दाब बनेगा, तो इसलिए विलयन का जो वाष्प दाब होता है पीएस वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, विलायक के वाष्प दाब पीए के बराबर ही होता है। ठीक है, तो जो विलायक या विलयन का वाष्प दाब होता है, जो कि एक विलायक का वाष्प दाब होता है, ये उस विलयन के आंशिक वाष्प दाब से क्या होता है, कम। विलयन का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का आंशिक वाष्प दाब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब होता है आपका P0A। ठीक है, तो विलयन के आंशिक वाष्प दाब से ये वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इससे P0A का जो दाब है इससे ये क्या होता है, कम। ठीक है, तो विलयन का जो आंशिक दाब होता है P0A, उससे इसका दाब क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब जो होता है P0A, इससे इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम। ठीक है, तो इसलिए राउल्ट के नियम के अनुसार हम देखते हैं, राउल्ट के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब पीएस या पीए, ठीक है, दोनों होगा। पीएस जो है विलयन का और पीए जो है विलायक का, लेकिन दोनों यहाँ पर बराबर ही माने जाएंगे क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के कारण ही है, तो इसलिए पीएस या पीए। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। यानी PS बराबर PA बराबर P0A XA। ठीक है, ठीक इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसको देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, PS ले लेते हैं हम। ठीक है, किसका है ये, विलयन का वाष्प दाब, PS बराबर P0A XA। ठीक है, अब द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन के लिए हम और प्रभाव देंगे, द्विअंगी विलयन के लिए XA प्लस XB इक्वल टू 1, या क्या हो जाएगा यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है X की, ये हम यहाँ पर रखेंगे इस फार्मूले में, ये हमने इसको ऊपर ले आए, PS इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, P0A XA की जगह ये रख देते हैं हम, क्या रख देंगे हम, 1 माइनस XB। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको इधर ले आते हैं, PS अपॉन में P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब XB को इधर ले आते हैं, XB आपका प्लस का हो गया इज इक्वल टू, इसको उधर पहुँचाए, 1 माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, PS अपॉन में P0A। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, XB इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन में P0A, एलसीएम लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर P0A जो है और PS जो है
ये क्या है, वाष्प दाब में यहाँ पर क्या होगा, आगे नीचे ऊपर कर रहा हूँ, P0A माइनस PS बराबर क्या है, वाष्प दाब में बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल P। ठीक है, ये क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करें, हम इसकी जगह एक्स बी इक्वल टू डेल P अपॉन P0A। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, डेल P। ये क्या हो गया आपका, इसको बोला जाता है डेल P अपॉन में P0A इज इक्वल टू वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक, ये हो गया आपका, इसको कहते हैं वाष्प दाब में। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी। ठीक है, वाष्प दाब में क्या होती है, कमी। ये यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर जो है ये किसका, ये विलयन का है वाष्प दाब। ठीक है, और ये विलायक P0 है हमारा किसका था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था ये, और PS जो था ये क्या किसका था, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या आती है, कमी। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पर क्या आती है, कमी, वो होता है आपका आंशिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, यानी यदि आप, स्वाभाविक सी बात है कि आप यदि कोई अवाष्पशील विलेय को यदि आप विलायक में डालोगे तो उसका जो वाष्प दाब है, जो जिस गति से वो उसके कण वाष्पित होने चाहिए, उनकी संख्या में क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ाने से, विलेय की संख्या बढ़ाने से वो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होगा। ये इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, आप सेकंड देखते हैं हम, गुण अनुसंख्यक गुणधर्म। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। मान लो कि ऐसे जो विलयन होते हैं जिनके अंदर हम अवाष्पशील विलेय नमक शक्कर मिलाते हैं, तो क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है कि जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं, ठीक है, या किसी विलायक को गर्म किया जाता है तो उसका आंशिक दाब बढ़ने लगता है। जब उसको हम ताप देते हैं तो उसका आंशिक दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है, और आंशिक दाब बढ़ते बढ़ते वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, और उस अवस्था के बाद वो जो है विलायक या द्रव जो होता है वो क्या करता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो ये उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जब हम किसी विलयन के अंदर अवाष्पशील विलेय डाल देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होगा, इस प्रकार के विलयन को उबलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलेय। तो उस अवाष्पशील विलेय को उबालने के लिए हमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी। वही कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। यानी उसमें क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, उसको अधिक तापमान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होता है विलयन का तापमान जो होता है, विलयन का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, TB। ठीक है, ये विलयन का क्वथनांक जो होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक, जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है T0B से ये क्या होता है, अधिक होता है, ये अधिक होता है। ठीक है, विलयन का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है T0B, इससे ये जो है विलयन का जो क्वथनांक होता है ये ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में पाए जाने वाले अंतर यानी TB माइनस T0B इज इक्वल टू डेल TB। पाए जाने वाले अंतर को क्वथनांक में
उन्नयन करते हैं। ठीक है, यानी विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में पाए जाने वाले अंतर Tb माइनस T0b बराबर डेल T0b को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये होता है उन्नयन, यानी सीधी सी बात है कि क्वथनांक में उसके वृद्धि हो जाती है, उसका क्वथनांक जो होता है वो उस विलयन का बढ़ जाता है यदि अवाष्पशील विलय उसके अंदर डाले। तो ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ, जितना मिलाओगे उतना ज्यादा क्वथनांक उसका बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा उसका उन्नयन होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म दूसरा देखा हमने। अब हम देखते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी, हिमांक में क्या होगी? कमी। तो हिमांक क्या चीज है? किसी पदार्थ का हिमांक वो ताप होता है जिस पर उसकी द्रव तथा ठोस अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था में होती है, यानी ठोस अवस्था का तथा द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब क्या है होता है, समान होता है, वो कहलाता है उसका हिमांक। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी विलयन के किसी विलायक, शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलय उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसका जो हिमांक, जो साम्य अवस्था होती है, किसकी साम्य अवस्था? विलयन की। उस विलयन की साम्य अवस्था उस विलायक की साम्य अवस्था के पहले आ जाती है, यानी उसके हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। किसके हिमांक में? विलयन के हिमांक में, यदि अवाष्पशील विलय डाल दिया तो। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, ठीक है, किसी विलायक, मान लो कोई भी विलायक है, जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट या विलायक बोला जाए तो हमारा जल होता है, पानी। तो यहाँ पर जब हम विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का मतलब होता है भाई आपका नमक, शक्कर, जो कि वाष्प में बदलते नहीं है, मिलाया जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी होती जाती है। ठीक है, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम होता जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, यानी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता जाता है। अतः विलयन के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था के लिए साम्य अवस्था का मान शुद्ध विलायक की तुलना में निम्न ताप पर प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसे ऐसे विलयन के अंदर जिसमें अपन अवाष्पशील विलय मिला रहे, उसके अंदर ठोस और द्रव की जो साम्य अवस्था होती है हिमांक, वो कम ताप पर प्राप्त हो जाता है, निम्न ताप पर प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप विलयन के हिमांक में कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, यानी उसके विलयन के हिमांक में क्या आ जाती है? कमी, यानी उसमें शुद्ध विलायक क्या जो तापमान है उसके से कम ताप पर ठोस द्रव की साम्य अवस्था में प्राप्त हो जाती है, इसको बोला जाता है हिमांक में अवनमन। यदि हम बात करें कि हिमांक के अवनमन डेल Tf, ठीक है, हिमांक में अवनमन इज इक्वल टू T0f, ये होता है शुद्ध विलायक का हिमांक से कम किसका रहता है? Tf, यानी विलयन का हिमांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये डेल Tf जो होता है क्या कहलाता है? ये होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये डेल Tf क्या कहलाएगा? हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन जो होता है वो T0f, यानी विलायक, शुद्ध विलायक के हिमांक से Tf जो होता है विलयन का हिमांक कम होता है। ठीक है, तो T0f शुद्ध विलायक का हिमांक होता है और Tf जो होता है वो विलयन का हिमांक होता है, तो विलयन का हिमांक यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है हिमांक में अवनमन। अब देखते हैं परासरण दाब, आखिरी एक हमारा जो बच गया है गुणधर्म, 3 गुणधर्म हो गए, आखिरी हम देखते हैं परासरण दाब। अब हम देखते हैं परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर इसका जो है इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम 1748 में घटना का अध्ययन एबे नालेट ने किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक उल्टी थिसिल कीप ली। ठीक है, ये उल्टी थिसिल कीप ले ली, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, नीचे अर्धपारिगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है, चर्म पत्र लगा दिया या फिर जंतु की झिल्ली लगा दी, अर्धपारिगम्य झिल्ली। ऊपर वाले मुंह को जो है उसके अंदर, इसके अंदर उन्होंने क्या भर दिया? इसके अंदर उन्होंने सांद्र विलयन भर दिया। ठीक है, या शर्करा का विलयन भर दिया, शक्कर का विलयन। ठीक है, ये जो बाहर इस पात्र में उन्होंने विलायक रखा, पानी रखा। ठीक है, और इसको उल्टी करके रख दी। ठीक है, कुछ समय बाद देखा तो ये जो विलायक के जो अणु होते हैं ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इस विलयन में पहुंच गए और इस विलयन का जो स्तर है उसको
वो ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये घटना कहलाती है परासरण, जिसमें जो विलायक अणु होते हैं, विलायक अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, स्वतः ही गति करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, ये परासरण की घटना थी जो कि 1788 में नाल्टे ने इसको दिया था, परासरण दाब। अब परासरण दाब के बाद में यदि हम बात करें, एक प्रक्रिया और होती है विसरण की। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विसरण की प्रक्रिया में जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती विसरण में। विसरण की प्रक्रिया ने कि आपके पास पानी की टंकी, उसमें आपने मान लो फिटकरी डाल दी, वो फिटकरी घुल जाती है, पूरे पानी में क्या हो जाती है, वो घुल जाती है। ठीक है, पानी पूरे पानी में घुल गई, यानी क्या हो गया, उसका विसरण हो गया। यानी वहां की जगह अणु क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, और यहाँ पर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है। किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। यहाँ पर परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण की प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो विसरण की प्रक्रिया परासरण की थोड़ी सी उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली चाहिए। यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर जो अणु होते हैं जल के या तनु विलयन के या विलायक के, वो एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, वहां पर हर दिशा में, विपरीत दिशा में भी गति करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये परासरण विसरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और परासरण दाब भी क्या होता है कि परासरण दाब भी जो होता है ये गुणधर्म, ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चारों गुणधर्म हो गए हैं। अब परासरण हमने देखा, विसरण देखा, अंतर देखा, उसके बाद हम देखते हैं परासरण दाब मापने का, दाब का मापन। अब दाब मापन के अंदर है जो परासरण दाब को मापने की विधि, उसमें बहुत सारी विधि है। फेफर की विधि भी होती है, मॉर्फेम फ्रेजर की विधि, वैज्ञानिक इन्होंने विधियां दी है, बर्कले हार्टले की विधि। किंतु सबसे उचित विधि जो होती है वो होती है बर्कले हार्टले की विधि। ठीक है, बर्कले हार्टले की विधि के द्वारा हम परासरण दाब का मापन करेंगे। ये इसी तरह इस प्रकार से हमें बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब को मापन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, धात्विक पात्र होता है, आवरण होता है। इसके अंदर जो भी विलयन हमें इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बाह्य दाब के लिए पिस्टन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, दाब मापी लगा होता है, कीप रहता है, केशिका रहती है। ठीक है, तो हमें जिस भी विलयन का परासरण दाब मापना हो, उस विलयन को हम इस धात्विक पात्र आवरण के अंदर भर देते हैं। ठीक है, या बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, उसमें विलायक भरा होता है जल। अब आपको पता है कि जल जो विलायक की प्रवृत्ति क्या रहेगी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, विलयन में जाएगा। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जैसे ये विलयन में जाएगा तो इस केशिका के अंदर जल और विलायक के स्तर में क्या आएगी, कमी आएगी। यदि हमें इसमें कमी दिखाई दे, ये जैसे ही अणु इसके जल के अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाए और हमें केशिका में जल के जो लेवल है, ठीक है, वो हमें क्या लगे, केशिका में लेवल क्या लगे, विलायक का कम लगे, तो हम बाह्य दाब को आरोपित करते हैं। जैसे बाह्य दाब हम आरोपित करते हैं तो हम आरोपित करते हैं और इस केशिका में मान लो कि यहाँ की जगह इसका लेवल है, तो ये लेवल को बराबर बनाए रखने के लिए हम उतना प्रेशर इसके ऊपर डालेंगे। इस प्रेशर डालने से, बाह्य दाब डालने से क्या होगा कि जो जल के अणु, विलायक के अणु विलयन में जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एक साम्य अवस्था आ जाएगी। उस साम्य अवस्था पर यहाँ पर जो भी केशिका के अंदर जो लेवल है वो लेवल वही का वही रहेगा, और जितना दाब हम आरोपित करेंगे वही उस विलयन का क्या कहलाएगा, वाष्प परासरण दाब कहलाएगा। उसके क्या कहेंगे, परासरण दाब। तो इस विधि के द्वारा आसानी से हम परासरण दाब का मेजरमेंट कर सकते हैं, आसानी से उसको माप सकते हैं। ये बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही आसान, बहुत सरल विधि होती है परासरण दाब को मापने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी विधि भी है, उसके बहुत सारे महत्व भी है, इससे हम जल्दी कम समय में परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। इसके अलावा अति परासरी जो अति परासरण वाले जो विलयन होते हैं, अति सांद्र विलयन होते हैं, उनका परासरण दाब भी इससे मापा जा सकता है। इसमें प्रेशर लगाने पर ये झिल्ली फटती नहीं है, उसके बाद में झिल्ली फटती नहीं है और साम्य अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए कम समय में हम किसी भी विलयन का परासरण दाब जो है वो माप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये होती है बर्कले हार्टले विधि। उसके बाद में परासरण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परासरण जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परासरण
और एक होता है अंतःपरासरण। बाह्य परासरण क्या होता है कि जब मान लो अपन किसी अंडे की खोल ऊपर की निकाल दें, ऊपर की खोल निकालकर उसको सांद्र विलयन के अंदर हमने डाल दिया, तो विलयन में डालने से उसके अंदर का जो जल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। ठीक है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चले जाता है, जिससे वो सिकुड़ जाता है, वो कहलाता है बाह्य परासरण। ठीक है, जैसे मान लो आपने किशमिश को किसी सांद्र विलयन में डाल दिया, तो किशमिश क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, वो कहलाता है बाह्य परासरण, यानी उसके अंदर से जल निकल जाएगा। और उसी प्रकार अंतःपरासरण, यानी मान लो कि आपने किशमिश लिया और उस किशमिश को तनु विलयन या विलायक के अंदर डाल दिया, यानी पानी में आपने डाल दिया, तो किशमिश क्या होगा, वो किशमिश फूल जाएगा, वो कहलाएगा अंतःपरासरण, यानी जल के अणु उसके अंदर चले गए। ठीक है, तो ये होता है बाह्य परासरण, अंतःपरासरण। परासरण दो प्रकार के होते हैं, परासरण दाब मापने का हमने विधि भी देख ली, बर्कले-हार्टले की विधि। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 खत्म हो रहा है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।